दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे अमर आत्मा की है जिन्होंने अपने देश की खातिर सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं उस महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की कहानी को। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के अनुसार 27 सितंबर 1907 भी माना जाता है। उनका जन्म पाकिस्तान अधिकृत पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए वो बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह के बचपन का एक किस्सा बहुत प्रचलित है। एक रोज वो अपने खेत में खेल रहे थे। खेलते वक्त वो खेत में गड्ढा कर कुछ दबाते जाते। यह देख उनके पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो भगत? इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। बचपन में एक पंडित ने उनके गले पर एक निशान देखकर कहा था, या तो ये लड़का फांसी चढ़ेगा या नवलखा हार पहनेगा। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी किताबें और स्कूल के कपड़े जला दिए। कम उम्र में ही भगत सिंह के नाम के पर्चे उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में बंटने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। वो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उनका अहिंसा में विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 क्रांतिकारियों की फांसी की सजा से भगत सिंह बहुत आहत हुए। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, जिन्होंने एक नई पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना ली थी। सभी युवा क्रांतिकारी एक साथ हो गए। भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय चंद्रशेखर आज़ाद की नई पार्टी में कर दिया और पार्टी का एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया। भगत सिंह को फिल्में देखना काफी पसंद था। जब भी मौका मिलता वे राजगुरु और यशपाल के साथ फिल्म देखने चले जाते थे। उन्हें चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थीं। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत गुस्सा होते थे। इन सभी क्रांतिकारियों की बैठक भगवती चरण बोहरा के घर होती थी। भगवती चरण और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी भी बड़े क्रांतिकारी थे। दुर्गावती देवी को सभी दुर्गा भाभी कह के बुलाते और इसी नाम से वो सभी क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध हुईं। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। लाहौर में आंदोलन की अगुवाई गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजी शासन ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें चोट लगने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लालाजी की मृत्यु से गरम दल के अन्य क्रांतिकारियों में रोष भर गया। एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनी। योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जयगोपाल लाहौर कोतवाली के बाहर स्कॉट की ताक में लग गए। 17 दिसंबर 1928 की शाम को जेपी सॉन्डर्स उनके हाथ लग गया। सॉन्डर्स ने ही स्कॉट के कहने पर लाठीचार्ज किया था। सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली उसके सर में मार दी। भगत सिंह ने और 3 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग ही रहे थे कि सॉन्डर्स का एक अंगरक्षक सिपाही चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो भी वहीं खत्म हो गया। इस तरह इन लोगों ने मिलकर लाला लाजपत राय का बदला ले लिया और इस बदले का पर्चा पूरे लाहौर में बंटवाया। इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने लाहौर के चप्पे चप्पे पर अपनी सेना लगा दी। अब क्रांतिकारियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। भगत सिंह और सुखदेव सैंडर्स को गोली मारने के 2 दिन बाद सीधे दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। भगत सिंह जिस नए रूप में थे उसमें दुर्गा उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि भगत सिंह ने अपने बाल कटा लिए थे। हालांकि दुर्गा भाभी स्कॉट के बच जाने से खुश नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हुई एक मीटिंग में दुर्गा भाभी ने स्कॉट को मारने का ऑपरेशन अपने हाथ में लेने की गुजारिश की थी, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। इन लोगों ने लाहौर से निकल के कोलकाता चले जाने की योजना बनाई। उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था और भगवती चरण बोहरा भी उसमें भाग लेने कोलकाता गए हुए थे। भगत सिंह ने सूट बूट पहना, दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी का स्वागत किया, सुखदेव ने नौकर का भेष बनाया और किसी तरह छिपते छिपाते कोलकाता पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ थे, लेकिन पुलिस की चौकसी ज्यादा होने से बीच रास्ते में ट्रेन बदल लिया था। भगत सिंह ने देखा कि जब सैंडर्स की हत्या के बाद भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ, तो अपनी आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंच जाए। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में इन दोनों ने ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। वो चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, लेकिन वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे। अपने साथ लाए हुए पर्चे उन्होंने हवा में उछाल दिए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब भगत सिंह को दिल्ली से लाहौर जेल लाया जा रहा था, तब भगवती चरण बोहरा ने ट्रेन पर बम फेंककर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई। लेकिन 28 मई 1930 को परीक्षण करते समय अचानक से बम फट गया और भगवती चरण बोहरा की मौत हो गई। लाहौर जेल में रहने के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते रहते थे। अपने लेखों में उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी जतेंद्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए। भगत सिंह ने जेल में अपनी मां से कहा था, मेरा शव लेने आप नहीं आना और कुलबीर को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग यह कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। सेंट्रल असेंबली में बम से कोई हताहत नहीं हुआ था, इसलिए शायद भगत सिंह फांसी की सजा से बच जाते, लेकिन सैंडर्स के कत्ल में पुलिस ने भगत सिंह के खिलाफ सबूत जुटा लिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए अपील दायर की गई, परंतु यह अपील रद्द कर दी गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने सजा माफी के लिए अपील दायर की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए दुर्गा भाभी ने वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए और फिर गांधी जी से भी मिली। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने माफी के लिए अपील दायर की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी के लिए जाते समय उनके माथे पर तनिक भी शिकन न थी और वे मस्ती से मेरा रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। कोई आंदोलन न भड़क जाए,
इसके डर से अंग्रेजों ने तय समय से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर के टुकड़े कर बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए और मिट्टी का तेल डालकर जलाने लगे। गांव के लोग आग देखकर करीब आने लगे तो डर के मारे अंग्रेजों ने उनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। गांव वालों ने मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी उनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने गए तब लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।